आज के बहुत चर्चित कवि गणेश जी को आदर सहित आमंत्रित करते हैं काव्य पाठ के लिए। आज इस मंच पर बहुत नमी है। मैं समझता हूँ बहुत लोगों के आंसू निकले होंगे। मैं यहाँ देख रहा था जब डॉक्टर करम सिंह जी शुरुआत कर रहे थे तो मैंने आदरणीय कुमार कृष्ण जी के आंखें नम होती देखी। यह एक कवि की संवेदनशीलता है और एक कविता की यात्रा है जिसमें हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। पहली मुलाकात ऐसी यादगार बनेगी ये मैंने कभी सपने में सोचा भी नहीं था। ये गेटी थिएटर में पहली बार, कुमार कृष्ण जी में पहली बार, और इसी माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं बहुत लोगों से पहली बार मिला। मैं बड़ा हैरान हुआ एक बात देखकर। हम बहुत लोगों को किताबें भेजते हैं लेकिन कई बार किताब सही जगह पहुंच नहीं पाती। शास्त्री जी मुझे मिले भोजन के वक्त, कहते मैंने तुम्हारी कविता आकार में पढ़ी। मैं इनको देखकर बड़ा अचंभित हुआ। हम में से बहुत से विद्वान आकार पत्रिका का नाम भी नहीं जानते। कानपुर छपने वाले अखबार प्रेमवत जिसके संपादक हैं, बहुत पहले में छपा था और इन्होंने उसका जिक्र किया। शिमला मेरे दिल और दिमाग में कुछ अलग तरह से है। जब मैं शिमला नहीं देखा था तो उसकी एक मेरी स्मृति है। मैं यहाँ दो शब्द कहना चाहूँगा। बाहर ना सांझ है ना रात है, बस सांझ और रात के बीच की घड़ियाँ हैं। हिमपात हो रहा है लगातार, ऊंचे ऊंचे पहाड़ खामोश खड़े हैं। यह अमावस्या की रात है। दृश्य में थोड़ा भय का साया भी है। यदि पूर्णिमा होती तो दृश्य कुछ अलग होता, मगर ऐसे दृश्य देखने के लिए केवल आंखें ही नहीं चाहिए बल्कि मन की तैयारी भी चाहिए। दहलीज के बाहर धीरे धीरे सन्नाटा पसर रहा है। रात घिरते ही घर के बीचों बीच बने पत्थर और मिट्टी के चूल्हे के बगल में दलूंचा थोड़ी सी आग जलाकर घर में रोशनी बनाई। इक्का दुक्का घरों में मिट्टी की तेल की ढिबरी भी जलती है। गांव के एक आध घर में लालटेन जगमगा रहा है। लालटेन वाले घर में रेडियो होने की संभावना जरा बढ़ जाती है। ऐसे ही एक घर के इकलौते झरोखे पर रखा रेडियो अपनी करारी आवाज में कह रहा है, यह आकाशवाणी शिमला है और आप हंसा गौतम से प्रादेशिक समाचार सुनो। तो अब घर के भीतर और बाहर सन्नाटे की सिवा कुछ नहीं है। सबको मालूम है कि ये खबरों का समय है, तो खबरों के अंत में मौसम की भविष्यवाणी भी की जाएगी। और भविष्यवाणी हुई, पांगी घाटी में अगले 24 घंटे तक हिमपात जारी रहेगा। फसलों के भीतर का डर अब धीरे धीरे तब कम हो गया जब धारारे गीत बजने लगे समाचारों के तुरंत बाद। तो ऐसी छवि जब शिमला नहीं देखा था तो मेरे मन में थी और शिमला को मैं इन्हीं समाचारों के माध्यम से जानता था। आज शिमला को मैं एक और कारण से भी जानूंगा और वो कारण है कुमार कृष्ण जी। पिछली रात को मुझे नहीं मालूम था कुमार जी यहाँ क्या कहेंगे अपने वक्तव्य में। मैंने एक कागज लिखा था। दोपहर को जब मुझे मौका मिला एक वक्तव्य देने का तो मैंने ये वाला अंश नहीं पढ़ा था। अभी कुमार जी बैठे हैं, मैं उनके सामने एक छोटा सा अंश पढ़ना चाहूँगा। मैं कहता हूँ कि हम सबको जो पढ़ना और लिखना चाहते हैं उन्हें आदरणीय कुमार जी को समग्रता से पढ़ना चाहिए। कुमार जी एक बेहतरीन कवि हैं जो अपनी भाषा, शिल्प और शैली के लिए जाने जाते हैं। कुमार कृष्ण जी की कविताओं पर जो टिप्पणियाँ लिखते हैं, ये कवि तो हैं ही और कविताओं पर जो टिप्पणियाँ लिखते हैं उनका कोई मुकाबला नहीं। संस्कृत का एक श्लोक है, गद्यम कविनाम निकषम वदंती। ये कितनी विचित्र बात है। विद्वानों ने कहा है कि एक कवि की असली कसौटी गद्य है, तो कुमार जी का गद्य भी हम
जो लोग हैं, जो नए लिखने वाले लोग हैं, उन्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। इसी कार्यक्रम के सिलसिले में मेरी डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि मैं भी कुमार जी का शिष्य रहा हूँ। 2 दिन पहले की बात है। और उन्होंने कहा कि कुमार जी कविताएं लिखते हैं, कविताओं पर टिप्पणी करते हैं। इसके अलावा एक बड़ी अद्भुत बात है, कुमार जी कहानियाँ बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम कुमार जी के छात्र नहीं रहे। गुप्ता जी ने कहा कि निर्मल वर्मा के ऊपर कुमार जी से अधिक बेहतरीन वक्तव्य क्लास में शायद कोई और दे पाएगा। जिस तरह से उन्होंने कहानियों को समझाते थे अपने शिष्यों को, वे हमेशा उन्हें याद करते हैं। आज ये देखकर बड़ी हैरानी होती है कि बहुत सारे लोग जो शोध कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने कुमार जी के गाइडेंस में शोध किया, वो आज बड़े अच्छे पदों पर हैं और हमेशा कहते रहते हैं कि कुमार जी की कविताओं, उनकी टिप्पणियों को हमें हमेशा पढ़ना चाहिए। और मित्रों, जब मैंने स्वयं कुमार जी की कविताएं पढ़ी तो मैं खुद अचंभित हुआ। इन्होंने उन विषयों को उठाया है अपनी कविताओं में जिन्हें हम बड़े गैर जरूरी समझते हैं, हालांकि वो विषय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कितने लोगों ने चांद को तकिए के नीचे छिपाने की बात कही है। तवा कितने लोगों की कविता में विषय रहा है। औरत और तवे की गुफ्तगू कविता कुमार कृष्ण लिख सकते हैं। कुमार कृष्ण कह सकते हैं कि गांव की परिभाषा क्या है। एक उड़ती चिड़िया के चोंच के दाने में गांव रहता है, ये कुमार कृष्ण ये कह सकते हैं। कुमार कृष्ण का समय वह समय था जब लोग रात की आग अगली सुबह के लिए बुझा कर रखते थे, और कुमार कृष्ण का समय यह समय भी है जब वे अथाह उदारता से एक ही पुस्तक में 18 लोगों को अपनी कविताएं समर्पित करते हैं। जबकि इस कठिन समय में कोई किसी का नाम तक लेना नहीं चाहता। कुमार जी की यही उदारता उन्हें विलक्षण कवि बनाती है। हालांकि उन दिनों मैंने अपनी सीमित समझ से के कारण इस उदारता पर दबी जुबान में थोड़ी सी आपत्ति जाहिर की थी। मैं आज अपने उन शब्दों को वापस लेता हूँ, क्योंकि जो काम कुमार जी ने किया वो शायद कोई कवि या साहित्यकार हिंदी साहित्य में कर सकेगा आगे भविष्य में भी। ये उनकी उदारता है। इतने अपने मित्रों पर, जिन लोगों को कभी मिले भी नहीं, उनकी कविता पर इन लोगों ने, कुमार जी ने अपनी किताब में उन्हें स्थान दिया। और इस किताब में जो कविता है उसका हिस्सा मैं भी हूँ, तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज उनके सामने और आप तमाम मित्रों के सामने मैं अपनी 1-2 कविताएं पढ़ना चाहूँगा। समय की कमी भी है, थोड़ा समय निकाल लेना कि शीर्षक कविता में से पढ़ना चाहूँगा। एक और बात देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ कि हम जो लिखने वाले लोग हैं, हम कितने कमज़ोर लोग हैं, हमें कुछ याद नहीं रहता। कुमार जी ने इतना लंबा वक्तव्य दिया, इतने लोगों का जिक्र किया, उनकी की कविताओं के एक एक नाम उन्हें याद है, औरों की कविताओं की पंक्तियाँ इन्हें याद है। ये बड़े अचंभित होने वाली बात है। मैंने अपने पूरे जीवन में, जितना अपने जीवन में जिए है, जहाँ जहाँ मैंने देखा विश्वविद्यालयों में, मैंने इस तरह का व्यक्तित्व अपने जीवन में नहीं देखा। इस तरह का वक्तव्य देते हुए मैंने आज तक अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। तो शायद ये करम सिंह ने कहा कि जिन लोगों ने आज ये समय देखा, हम सभी सच में सौभाग्यशाली हैं। थोड़ा समय निकाल लें, थोड़ा समय जरूर निकाल लेना किसी रोज़ गला सूखने से पहले नदी को शुभकामनाएं ले आना। शहद सी मिठास बनी रहे जीभ पर किसी मधुमक्खी के परों को सहला आना। जंगल और जीवन की मित्रता में ना पड़े कभी कोई गांठ कि पृथ्वी की हथेलियों में रखे किसी वृक्ष के पैर छू आना। जताना आभार धूप का सर्दियों की किसी गुनगुनी दोपहरी में, और चांद से पूर्णिमा की रात हाथ उठाकर प्रार्थना कर आना पूरे मन से कि असर अमावस की रात तक रहे। हवा का ऋण चुकाया नहीं जा सकता, हवा का ऋण चुकाया नहीं जा सकता कि एक लंबी गहरी सांस लेकर वायुमंडल में मस्तिष्क झुका आना। दुआएं देने से पहले बताना उसे इस तरह से
कि कहाँ अनजान हो उसके प्रेम के हद से, जो कभी कही ही नहीं जा सकी। लौटते हुए उस बात को सोचकर फिर बेहिसाब खुश हो देना, बस एक सुबह से शाम तक का सारा समय उसे दे आना। चढ़ाई शुरू करना एक बिहान किसी पहाड़ी पर, और गोधुली में मुड़ आना तलहटी में, जहाँ से पहाड़ी आरंभ होती है। ठीक उस रेखा का स्पर्श बता देगा पहाड़ जैसे जीवन का रहस्य। बस घुटनों के बल झुककर माथा टेक आना। बन जाना किसी दिन अचानक से मिली एक अनजान शव यात्रा का हिस्सा। बन जाना किसी दिन अचानक से मिली एक शव यात्रा का हिस्सा, चुपके से कांधा दे आना और फिर हो जाना गुम। जीवन और मृत्यु के वजन का हिसाब लगा लेना, इतना वर्ष समय निकाल लेना कि जब शमशान आराम कर रहा होगा, ठीक उस वक्त आसपास एक दो पौधे रो पाना। एक छोटी सी कविता और सुनाऊंगा। न सवाल उठाया न जलील किया। एक स्त्री ने कितनी यंत्रणाएं झेली और कितनी कुर्बानियां दी हैं, जब जब उसकी कोख से नहीं जन्मा एक पुत्र। एक पुरुष ने कितनी दफे माफी मांगी, जब जब उसे ज्ञात हुआ कि यह दोष तो उसका था जिसे स्त्री के माथे मर दिया गया। एक स्त्री ने अब भी नहीं उठाया सवाल और ना ही जलील किया पुरुष को, यह सब जानने के बाद भी कि तुम नहीं थे कभी भी पुत्रवती भव का आशीर्वाद देने योग्य। बहुत धन्यवाद। कुमार जी से आज सीखें, तो ध्यान दें इस बात पे, एक शब्द उन्होंने दूसरी बार नहीं बोला है। हम भी ना बोलें, कोशिश करें। मैं ये भी जानता हूँ कि सब लोग आज बहुत कुछ मन में उथल पुथल हो रही है, बहुत कुछ कहने को है। इस कार्यक्रम में कुछ आमंत्रित कवि हैं जो विशेष तौर पर काव्य पाठ के लिए हिमालय मंच की ओर से आमंत्रित किए गए हैं। हरनोट जी की इच्छा है कि वे कवि सभी एक एक कविता जरूर पढ़ें, और उसके बाद का जो हमारे पास समय होगा या थोड़ा सा समय हम उनके लिए भी बचा लें, जैसे गणेश जी ने थोड़ा संकेत किया है, तो हमारे जो मंच के कवि हैं जो यहाँ उपस्थित हैं वो भी पढ़ पाएंगे, लेकिन बाद में। तो आइए हम शुरू करते हैं विजय विशाल जी से, जिनकी आज कुमार जी ने चर्चा भी की है। वे काव्य पाठ के लिए आए। चींटियां शोर नहीं करती, ये बहुत चर्चा में पुस्तक आजकल है, और उसके लेखक मंडी से यहाँ पधारे हैं विजय विशाल जी। वे मंच पर अभी आकर के अपना काव्य पाठ करेंगे। इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए और इस भाग लेने के लिए मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करूंगा हरनोट जी का, इस संस्था का। हालांकि मैं जानता हूं कि समय बहुत कम है, इसलिए कविता पे ही बात करूंगा, लेकिन दो शब्द कहना चाहूँगा, कुछ जो मन के अंदर उद्गार है। सबसे पहले तो मैं अपने आप को इस सभा के अंदर शायद सबसे ज़्यादा अभागा व्यक्ति मान रहा हूँ कि मैं मैट्रिक के बाद स्कूल नहीं गया, इसलिए किसी को गुरुजी पे विधिवत किसी को नहीं कह सकता मैट्रिक के बाद। तो मैट्रिक तक की इतनी ज़्यादा यादें नहीं होती है। शिक्षा में जो हमारा का व्यक्तित्व बनना शुरू होता है वो कॉलेज से या यूनिवर्सिटी में। तो मैंने मैक्सिमम पढ़ाई जो थी वो बाद में पढ़े क्या आप प्राइवेट निजी रूप में, और एमफिल के अंदर मुझे यूनिवर्सिटी के अंदर जाना पड़ा क्योंकि वो प्राइवेट नहीं होती थी। तो उस वक्त कुमार कृष्ण जी यूनिवर्सिटी में ही थे, लेकिन ये उस वक्त DCC में थे, कोर्सेज के अंदर, और हम नीचे रेगुलर क्लासेस के अंदर थे। तो तभी इनका सानिध्य हमें वैसा नहीं मिला। अभी जब इनका वक्तव्य सुन रहा था, मेरे से पूर्व मनीष ने भी कही बात, एक नेशनल सेमिनार में एक बहुत बड़े विद्वान शिव कुमार मिश्र जी का मुझे वक्तव्य सुनने को मिला था एक बार कलकत्ता के अंदर। बहुत अच्छे वक्ता और बहुत बड़े विद्वान शिव कुमार मिश्र जी ने जो जिस तरीके से वहाँ कहा था, आज इनका वक्तव्य सुनते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसे माहौल के अंदर फिर एक बार पहुँच गया हूँ। सचमुच बहुत सी बातें इनके बारे में कही जा सकती हैं, और तब मैं इसलिए कह रहा था कि सभागार के अनुसार मैं वैसा अभागा व्यक्ति हूँ। अगर हमें ऐसे
गुरु मिलते या इनका सानिध्य ज़्यादा मिलता तो शायद हम अपने लेखन के अंदर कुछ और तरीके से कर सकते। तो मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबा खींचता ना हुआ अपनी कविता पे आ रहा हूँ। एक अभी कृष्ण जी ने जो कविताएं यहाँ पढ़े, बहुत सी कविताओं के विषय जो थे मुझे लग रहा था जैसे मेरी कविताओं से जुड़ी, और मैं शायद रास्ते में हम गाड़ी में भी बात कर रहे थे कि इनकी पुस्तक जो अमरवेल, आकाश में अमरवेल वाली जो पुस्तक अभी मुझे पिछले दिनों में भेजी थे, मैं गणेश जी से आज बात कर रहा था कि मुझे अपनी और उनकी कविताओं के अंदर विषय का, हालांकि तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन विषय जो थे बहुत से ऐसे लग रहे थे जैसे एक ही सोच के हों। तो वैसे ही मैं एक कविता उनके हिस्से का देवता जो उन्होंने अपने मित्र के नाम पे पढ़ी थी, मैं उसको दूसरे तरीके से आपके बीच में रख रहा हूं। उन्होंने बचपन से देखा है बड़े बुजुर्गों को देवता की देहरी पर नाक रगड़ते। उन्होंने बचपन से देखा है बड़े बुजुर्गों को देवता की देहरी पर नाक रगड़ते, कभी देवता से बतियाते, कभी झगड़ा करते तो कभी मन्नत मांगते। कभी देवता से बतियाते, कभी झगड़ा करते तो कभी मन्नत मांगते। उनके हिस्से में, उनके जीवन में चारों तरफ वैसे ही पसरा है देवता जैसे हवा में हरदम मौजूद रहते हैं बाष्पकण। जैसे बादलों में तब्दील होते ही कभी प्यास बुझाते हैं तो कभी बाढ़ लाते हैं। वे इतना डरते हैं देवता से कि जीवन में किसी भी शुरुआत से पहले मांगते हैं इजाजत। वे इतना डरते हैं देवता से कि जीवन में किसी भी शुरुआत से पहले मांगते हैं इजाजत। फसल बीजने से लेकर घर की नींव रखने तक, शादी ब्याह जीवन मरण हर जगह हस्तक्षेप करता है देवता। वैसे उनके हिस्से में अनेक देवता हैं जिनसे सुबह शाम वास्ता रहता है उनका। कुल देवता से शुरू हुआ यह सिलसिला इलाके के अधिष्ठाता देव तक वैसे ही जाता है जैसे लोकतंत्र में ग्राम पंचायत वार्ड मेंबर से शुरू होकर पंचायत प्रधान विधायक होते हुए सांसद तक जाता है। विपदा में वे देवता को बुलाते हैं घर द्वार, बयान करते हैं उनसे दुख दर्द और चाहते हैं विपदा के टालने का, और चाहते हैं हल विपदा के टालने का। अगर कभी कोई खुशी मिले तो उसे बांटने सबसे पहले जाते हैं देवता के ही द्वार, उसका आभार जताने। हालांकि एक पहलू यह भी है, किसी देवता की आड़ में देव संस्कृति के नाम पर लहलहा रही हैं कई बुराइयों की फसलें। जातीय भेदभाव को तर्क संगत बताने में हर बार आगे कर दिया जाता है देवता। शोषित नवाजते हैं सिर, चाहते हैं सदियों से पैरों में पड़े दास्ता की बेड़ियों से मुक्ति, पर इस जन्म में नहीं अगले जन्म में। शोषित नवाजते हैं सिर, चाहते हैं सदियों से पैरों में पड़ी दास्ता की बेड़ियों से मुक्ति, पर इस जन्म में नहीं अगले जन्म में। देवता हर बार कबूलता है उनकी अरदास, बरसते हैं फूल, गूंजते हैं जय घोष, शोषित बजाते हैं नगाड़े और तुरहे, गहरे तक धंसी देव संस्कृति की जड़ें और गहरी हो जाती हैं। दूर कहीं चित्कार लगाता है अपने घोंसले की राह से भटका कोई पंछी शाम के धुंधलके में। ये थी मेरी पहली कविता, और दूसरी कविता मैं आपके बीच में रख रहा हूं। तो
विचारहीन दुनिया में, जैसा इन्होंने आम और अनार की बात कही थी उसी से जुड़ी है, वे तल्लीनता से पढ़ाते रहे उन्हें अ से अनार, आ से आम, जिनके हिस्से कभी अनार आया ना आम। वे बड़ी तल्लीनता से पढ़ाते रहे उन्हें अ से अनार, आ से आम, जिनके हिस्से कभी अनार आया ना आम। वैसे पढ़ाने को तो वे कबीर भी पढ़ाते रहे, तमाम उन हथकंडों के साथ जिनके विरोध में खड़ा है कबीर। ऐसे ही गांधी को भी रखा है उन्होंने पाठ्यक्रम के दायरे में। ऐसे ही गांधी को भी रखा है उन्होंने पाठ्यक्रम के दायरे में, जिसमें संविधान की अलग अलग व्याख्या के साथ कानून की गलियों में घूमता रहता है अम्बेडकर। जिन विचारकों ने कहा अ से अनार नहीं अधिकार पढ़ाया जाए, आ से आम नहीं आग पढ़ाया जाए, क से कलम के बदले पढ़ाया जाए कलम, और ह से हलवाई के चित्र की जगह पुस्तक में दिखाया जाए हल जोतते किसान का चित्र। टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर वे कर दिए गए बहिष्कृत। इस विचारहीन दुनिया में आसान नहीं होता शब्दों के नए अर्थ गढ़ना या पुरानी किताबों को नए दृष्टिकोण से पढ़ना। धन्यवाद। जस्ट विद्वानों का पाठ हम कहें तो वो संपन्न हुआ। मध्य हिमाचली जी को भी निमंत्रण रहेगा काव्य पाठ के लिए। मेरी कविता का शीर्षक है झूलियाँ। गाने वाली नहीं, चेहरे पे पड़ने वाली। कि बूढ़ी माँ के चेहरे पर पड़ी झूलियाँ, दोहराती है इतिहास संघर्ष का। बूढ़ी माँ के चेहरे पर पड़ी हुई झूलियाँ दोहराती है इतिहास संघर्ष का। खुशी की किरण माँ की झोली में नहीं पड़ पाई थी कभी। कलयुगी मशीन सी दौड़ती रही रस्सी दराटी लिए। बरसाती नदी वेग की तरह आस लिए घर में नई नवेली बहू के आने की। वैज्ञानिकों के ऐशोराम से दूर अरुणिमा की लाली निकलते माँ गाय बैल लिए बढ़ जाती थी खेतों की ओर। पर यह कैसी विडंबना, मुरादें पूरी होने पर भी कोसों दूर है माँ सुख की पूर्णिमा से। बस उसकी किस्मत में लिखी है ठोकरें उसी दिन से, जब उतर गई थी लाली सिंदूर की और टूट चुकी थी बाहों की खनखनाती चूड़ियाँ। सब कुछ होते हुए भी उसके चेहरे पर पड़ी झुर्रियाँ दे रही है संदेश, बस कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। धन्यवाद। डॉक्टर राजम तलवर जी अर्की कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मेरी कविता का शीर्षक है पापा की संभाल। बेटियां व्यस्त रहती हैं पापा का घर सजाने संवारने में। वे ख्याल रखती हैं पापा की हर खुशी का, पहनावे का, सुख का, दुख का। वे पढ़ लेती हैं पापा का चेहरा, टटोल लेती हैं पापा का अंतर्मन, पापा की मायूसी, पापा की खुशी। किंतु वही पापा उसकी अवस्था बढ़ने पर उसे अपने घर से दूर करने के उपाय तलाशने लगता है। अपनी जमा पूंजी में उसकी खुशियाँ ढूंढना चाहता है, विदा कर देता है दूर सुदूर बहुत दूर। काश उसका सोचा सही हो जाए, बेटी अपने घर की वास्तव में राजरानी बन जाए। पारिवारिक सामाजिक कुदृष्टियाँ उस तक ना पहुँच पाए, दूर से ही सही पापा का ख्याल ही पापा की संभाल बन जाए। धन्यवाद। कविता का शीर्षक है समर्पण। जीवन में जब असफलताओं शीर्ष को स्पर्श करे, ठीक उस पल रामायण हो जाना। विचलित हृदय जब अनंत विफलताओं के क्षितिज पर हो, तब कहीं दूर संकर्षण की प्रतीक्षा करना। नित हठ धर्मिता से उपक्षुब्ध और स्वाभिमान ज्वालामुखी हो, ठीक उस क्षण गीता हो जाना। धन्यवाद। धन्यवाद कैलाश गौतम जी।
अगर सभी इसी तरह से पढ़ेंगे तो सब पढ़ पाएंगे। श्वेता मिश्रा जी कवयित्री और सहलेखिका हैं और मिसेस इंडिया वोट फाइनेंस भी रही हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और कैनरा बैंक शिमला मिस्टर में कार्यरत हैं। श्वेता मिश्रा। परम आदरणीय पंचासीन प्रिय कविजन, कविता से मेरी भावना मिलती है। तो ग्रहण करना गुण नहीं, त्यागना गुण है। ग्रहण करना गुण नहीं, त्यागना गुण है। फूल का लाल रंग इसलिए होता है कि वो लाल रंग त्यागता है। सर उसी तरह से आपने जो भी समाज को दिया है इतना, वो एक धरोहर है समाज के लिए और वही आपका गुण है सर। हम सब उसको सहेज के रखेंगे हमेशा के लिए। भावनाएं तो बहुत है पर क्योंकि कविता में ले लिया इसको, इसलिए कहने की हिम्मत कर पाई। मेरी कविता का शीर्षक है रंग। दुख का कोई रंग होता तो क्या होता, दुख का कोई रंग होता तो क्या होता। प्रतीक्षा को पेड़ किस रंग में ओढ़ते, उदासियां किस रंग में अपनी बात कहती, उदासियां किस रंग में अपनी बात कहती। टूटकर क्या हो जाता अपेक्षाओं का रंग, फूलों का रक्त किस रंग में बहता होगा। भावुक हृदय किस रंग में धड़कता होगा। किस रंग की होती होगी विवशताएं, किस रंग की होती होंगी विवशताएं और धीरज किस रंग में बनता होगा। क्या बात। मछलियां किस रंग में आंसू बहाती होंगी। कैसा होता होगा अनकही बातों का रंग। किस रंग में यादें याद आती होंगी, किस रंग में यादें याद आती होंगी। कैसा होता होगा भूल जाने का रंग। सूखी नदियां पेड़ों से टूटे पत्ते वापस ढूंढते हैं अपना घर। सूखी नदियां पेड़ों से टूटे पत्ते वापस ढूंढते हैं अपना घर। कहो ना कैसा होता होगा पिछड़ जाने का रंग, जिसे तुम अक्सर मुझ में खोजते हो, जिसे तुम अक्सर मुझ में खोजते हो। ढल चुका है वो गुजरे जमाने का रंग। अधूरे ख्वाब किस रंग के होते होंगे। कैसा होता होगा लौट के फिर न आने का रंग। शुक्रिया। ठाकुर जी डिप्टी रजिस्ट्रार नौनी यूनिवर्सिटी सोलन से यहाँ पधारी हैं कार्यपाठ के लिए। सभी को सादर नमस्कार। कविता का शीर्षक है सृष्टि रचयिता के प्रति। एक छोटी सी बात बोलूँगी कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसी के ऊपर एक कविता लिखी है कि तेरी सृष्टि को देखा जब तेरी सृष्टि को देखा जब मेरे मन में करुणा आई। एक से अनेक बनने की भावना ने तुझे भी है ठेस पहुँचाई। कहते हैं एक ब्रह्मा था, उसके मन में आया कि मैं बहुत बन जाऊं, इसीलिए सृष्टि की रचना हुई। तो तेरी सृष्टि को देखा जब मेरे मन में करुणा आई। एक से अनेक बनने की भावना ने तुझे भी है ठेस पहुंचाई। खेतों के मैले आंचल में तू मिलता मुझको धूमिल, कभी खलिहानों में मिलता मीठी मधुर मुस्कान लिए। कभी रो उठता सूखी धरा देखकर, कभी सावन में शदाली का सम्मान लिए। कितने रंग बदलता पल पल, सुन अपनी रचना की दुहाई। एक से अनेक बनने की भावना ने तुझे भी है ठेस पहुंचाई। शिखरों की लंबी श्रृंखला में यूं लगता तू घूमता बेचैन, पयोदों के झुरमुट में से तू झांकता हो कर हैरान। रात भर विचरण करता चंदा का संग लिए, कभी अंधेरी रातों में तारों संग सोचा करता। मैंने तो बनाए थे खिलौने दिल बहलाने के लिए राही। एक से अनेक बनने की भावना ने तुझे भी है ठेस पहुंचाई। समस्त धरा में बिखरा पड़ा तू, चट्टान से लेकर पोखर तक में, झरनों के पानी में रुमझुम, सागर की गहराई में भी तू, बारिश की बूंदों में भी तू, मरुभूमि के कण कण में है। कैसे प्यास बुझाऊं सबकी, यह भी एक कठिनाई। एक से अनेक बनने की भावना ने तुझे भी है ठेस पहुंचाई। देख अपनी दुनिया का विस्तार, तू भी तो है कितना परेशान। हर जीव संग दुख भोगता, कभी भरी थाल छोड़ता, कभी भूखा भी सोता।
पशुओं की कर्राहट में तू, पंछियों के नीड़ में तू, श्रमिक बन पसीना बहाता गरीब की आह में तू, कैसे समेटूं इन्हें पुनः अंक में, यही तुझ पर विपदा आई, एक से अनेक बनने की भावना ने तुझे भी है ठेस पहुंचाई। तूने अपना ही रूप दिया सबको, सब ही तो है तेरी संतान, किसी ने बना दिए नए धर्म, किसी ने बना दी नई जात, देख अपनी दुनिया के दुख, तू भी तो बरसाता आंसू, मिटाना चाहता भेदभाव, पर तुझे ही मिलती दुत्कार, क्या यही सोचा था मैंने, क्यों लड़ रहे बंधु भाई, एक से अनेक बनने की भावना ने तुझे भी है ठेस पहुंचाई। तेरी सृष्टि को देखा जब जब मेरे मन में करुणा आई, एक से अनेक बनने की भावना ने तुझे भी है ठेस पहुंचाई। धन्यवाद। धन्यवाद सविता ठाकुर जी। और अगले हमारे कवि हैं डॉक्टर शंकर वशिष्ठ जी, सोनाम सिंह। मेरी कविता का शीर्षक है एक सिक्के के दो पहलू। अमीर और गरीब समाज में एक सिक्के के दो पहलू। अमीर और गरीब समाज में एक सिक्के के दो पहलू हैं। काल चक्कर की गति देखो, दोनों अमृत काल के बेला में प्रवेश कर रहे हैं। 75 वर्षों से गरीब निरंतर संपन्न वर्ग की सेवा शुश्रूषा से अहर्निश अपनी परवाह किए बिना थका हारा जी जान से उसे और समृद्ध बनाने में तल्लीन है। आज समस्त रिद्धियाँ सिद्धियाँ अमीर के प्रांगण की किलकारियाँ हैं जो चहकती खुदकती हैं चहुँ ओर। प्रांगण को रमणीय और रोमांचक बनाने को गरीब के अथक प्रयास से ही अमीर ने पहना है मोटा चश्मा जिसमें सब हरा ही हरा अब उसे दिखता है। तभी तो अमीर घरों की मडेरों पर अमृत महोत्सव में फर तिरंगा लहराता है। अपने 75वें वर्ष गरीब निहारता है टूटी फूटी झोंपड़ी, मैले कुचेले वस्त्रों सजी पत्नी, यौवन दहलीज बैठी बेटी, अनपढ़ बेरोजगार संतान और पैर जमाए बैठी दरिद्रता में भूखे पेट अकलाती अंतड़ियों का आर्तनाद। देखता है दीवा सपन बढ़ाता है कदम उचित राशन दुकान की ओर, जो अमीर समाज का उस पर एहसान भरा एक नायाब तोहफा है। आया है दिलासा देकर घर वालों को, ठहरो इंतजार करो उचित राशन की दुकान से मैं राशन लेकर आता हूँ। आशाओं की पालकी बैठा गरीब देखता है रास्ते में ऊंची ऊंची मुंडेरों पर तिरंगे की लहराती मस्त तलखियाँ और थम जाते हैं उसके कदम दुकान के बाहर ही। चीरती है कलेजा मेघों से टकराहट से निकली दामिनी और कान मेघ अट्टहास से हो जाते हैं बहरे जब सुनता है राशन तब मिलेगा, पहले 30 रुपए का तिरंगा खरीदना पड़ेगा। राशन तब मिलेगा, पहले 30 रुपए का तिरंगा खरीदना पड़ेगा। अमृत काल की दहलीज पर पांव रखने से पहले ही गरीब का मुरझा जाता है चेहरा, आंखों में छा जाता है घनेरा अंधेरा। देखता है मन की आंखों झोंपड़ी प्रतीक्षारत अर्धांगनी बेटी संतान लुढ़कता कदम लौटाता चलता घर शमशान की ओर बनकर एक जिंदा लाश। जबकि इन्हीं हाथों समरा अमीर वर्ग आज़ादी के अमृत महोत्सव में डूबा है आज हर्षोल्लास के साथ। मेघ अट्टहास से हो जाते हैं बहरे। अब मैं हिमालय पर्यावरण संस्कृति मंच की ओर से आमंत्रित करती हूँ मंच पे जगत प्रकाश शास्त्री जी। ये कैसी विडंबना है, पीछा ही नहीं छोड़ता। ये आचार्य शंकर जब भी कभी चरपट मंजरी पढ़ता हूँ कहता है अंगम गणितम पलितम मुंडम दर्शन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदभिनमुंचत्याशा पिंडम। क्या बोलते हैं आचार्य शंकर?
मैं तो हिमालय साहित्य संस्कृति पर्यावरण मंच के संयोजक समर्थ कहानीकार, पहाड़ की मिट्टी गूंगी को, ये गूंगी माटी को स्वर देने में लगे हुए एस.आर. हरनौत जी का बड़ा कृतज्ञ हूँ कि राजधानी में जब भी कोई ऐसा साहित्यिक आयोजन होता है तो मुझे सूचित कर देते हैं और मेरे पाँव में पंख लग जाते हैं। मैं तो आज भी बड़े गर्व से कहता हूं, कुछ स्त्रियों, माता, बहन, चाची, ताई, बेटी, बहू, पत्नी, एक और भी शब्द है, इससे आगे एक संज्ञा है जो गले तक आकर रुक जाती। उम्र इजाजत नहीं देती कि उस संज्ञा का उच्चारण करूं। पुस्तकों और आप सब साहित्यकारों के सानिध्य से मुझे एक ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती है कि मैं सब कुछ भूल करके अपनी उम्र को पीछे धकेलता हुआ आगे आ जाता हूं। मुझे बड़ा सौभाग्य मिला आज बड़े समर्थ कवि गणेश गनी जी और बड़े अरसे बाद डॉक्टर कुमार कृष्ण जी, जो एक समर्थ कवि, आलोचक और प्रख्यात साहित्यकार हैं हिमाचल प्रदेश के। उनकी कविताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। कुछ और अच्छे कवियों के स्वर भी मैंने सुने। तो साथ में मैं आभार जताता हूँ अपनी प्रादेशिक अकादमी के साधुमना सचिव डॉक्टर करम सिंह जी का, वो भी मौका दे देते हैं। तो पहले कुछ 2-4 मुक्तक सुनाने के बाद एक छोटी सी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। पिछले साल मैंने जब डॉक्टर कुमार कृष्ण जी का एक कविता संग्रह पढ़ा, जिसके उन्होंने आज कविता पाठ किया, तो मैंने अपनी डायरी में 4 पंक्तियां लिखी थी। न सही जवानी जरा तो है, न सही जवानी जरा है, कभी काल से कब डरा है, कभी काल से कब डरा है, पतझड़ है पत्ते तो झड़ेंगे ही, पतझड़ है पत्ते तो झड़ेंगे ही, उम्मीद का पेड़ अभी भी हरा है। उनके कविता संग्रह का नाम भी उम्मीद का पेड़। दूसरा एक मुक्तक, जब मैं किन्नौर में पढ़ाता था, वहाँ की कन्याएं क्यारी से फूल तोड़कर अपने जोड़े में लगा देती थी, काफ़ी रोका। एक दिन मैंने ब्लैक बोर्ड पर जो है चौक लेकर के 4 पंक्तियाँ लिखी। हृदय टूट जाता है, हृदय टूट जाता है साथ छूट जाने पर, मन आकुल हो जाता है हृदय टूट जाने पर, फूल न तोड़ो जोड़ा सजाने को, डाली है तड़पेगी ठूठी हो जाने को, डाली है तड़पेगी ठूठी हो जाने। 24 दिसंबर बस में बैठे हुए छुट्टियां हुई स्कूल से, पूर्णिमा का चांद निकल रहा था और बस जो है जैसे सतलुज की बाह पकड़ करके आगे सरक रही है। मेरे एक अध्यापक मित्र बार बार आकाश में निकले हुए पूर्णिमा के चांद को देख रहे थे। मैंने 4 पंक्तियां लिखी। जिंदगी जिंदगी हंसती मुस्कुराती
गीत गाती है, नदी नेह की पर नैन में ही रीत जाती है। व्रत रखें, पूजा करें क्या चांद की हम, पूर्णिमा तो रास्ते में बीत जाती है। और एक सामयिक मुक्तक जो मैंने आज आते आते ही लिखा, ये कैसी जिंदगी, ये कैसी जिंदगी, ये कैसा जंग है, ये कैसी जिंदगी, ये कैसा जंग है, देखकर अकल मेरी दंग है। खोपड़ियां तो बदलती नहीं, टोपियां रंग बदलती। ये कैसी जिंदगी, ये कैसा जंग है, अकल मेरी देख करके दंग है। खोपड़ी तो बदलती नहीं, टोपियां बदलती रंग है। एक छोटी सी कविता, मैं नहीं चाहता कि सच्ची महोदय मुझे एकदम से कहने के जाए, छोटी सी कविता है। मेरे प्रदेश तू ही बोल, मैं कौन सी टोपी पहनूं। मेरे प्रदेश तू ही बोल, मैं कौन सी टोपी पहनूं। लाल टोपी पहनता हूं, लाल टोपी पहनता हूं, तो ये जीने नहीं देंगे, कहेंगे ये सांप्रदायिक है। हरी टोपी पहनता हूं तो वो काटेंगे, कहेंगे ये धर्मनिरपेक्ष है। सफेद टोपी पहनता हूं तो दलाल मेरा पीछा करेंगे। काली टोपी पहनता हूं तो लोग कौवा बैठकर गिलोट से पत्थर मारेंगे। मेरे प्रदेश तू ही बोल, मैं कौन सी टोपी पहनूं कि मेरी खोपड़ी बची रहे। धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है बुरांस। महीने भर से खिले बुरांस पूरे जंगल को सुर्ख लाल कर रखा है। मैं तुम्हें भेंट करना चाहता हूँ इतने ही सुर्ख लाल बुरांस, जिसे देखते ही तुम दौड़े चले आओ, जिसे देखते ही तुम दौड़े चले आओ उस जंगल की ओर जहाँ से लाया हूँ। गुलदस्ता तुम्हारे लिए, शायद तुम्हारे आने से जंगल में अगले साल दोगुने हो जाएं बुरांस। एक छोटी सी कविता और है, बहुत ही कविता के दो अंश सुनाइए। हाँ जी, मजदूर कविता के दो अंश। ठीक। मजदूर कविता का शीर्षक है मजदूर। आलीशान बंगले की दीवारों में चीनी हुई है उस मजदूर की भूख, जिसने सिर्फ भूख मिटाने के लिए खड़ी कर दी है खुद से भी महंगी दीवारें। माँ जब भट्टे पर सेक रही थी ईंटें, माँ जब भट्टे पर सेक रही थी ईंटें, बच्चा बना रहा था भरी धूप में तपती रेत के घर। रेत, सीमेंट और पानी का मिश्रण करते हुए मजदूर डर गया गणित से। कुछ साल बाद मजदूर बन जाता है बेहतरीन मिस्त्री। कुछ साल बाद मजदूर बन जाता है बेहतरीन मिस्त्री, पर कुछ साल बाद मिस्त्री नहीं बन पाता इंजीनियर, बस कुछ कागजों के फर्क से। उसने खूब मेहनत की, भरपूर अनाज उगाया, खूब फल उगाए, पर वो किसान नहीं कहलाया। बहुत पसंद है लोगों को काली कोलतार की सड़कें, पर कोलतार से काले हुए मजदूरों से चिढ़ जाते हैं लोग। बहुत मुश्किल होता है मजदूर होते हुए आदमी। सिर्फ रोटी की जद्दोजहद ने मजदूर के घर मजदूर पैदा किए। 2 दिन बाद उस पुल पर फिर काम शुरू हो गया, जिसके नीचे दब गए 10 मजदूर। मजदूरों ने अपने दम पर बना रखी हैं असंख्य कृतियाँ सिर्फ रोटियों पे। कुलभूषण शर्मा जी, राजकीय महाविद्यालय सिराज, आज मंडी से आए। मेरी कविता का शीर्षक है ताकि महक बनी रहे। तुम चले जाना कभी कभार घूमने शहर की ओर, दिन 3-4 और लौट आना जल्दी ही वापस। आपने कहा ताकि महक बनी रहे
रिश्तों की बरकरार, हाथों से फूलों की खुशबू आती रहे बहुत देर तक उनकी हल्की सी छुपन पर। तुलसी सजती रहे आंगन की परिधि पर, खिलते रहे गुलाब, मोगरे और केले के फूल। खेतों की मुंडेर पर सम्मोह में बांधे रखे हर दुखियारे मन को खुशबू से लबरेज रात रानी। देवदार, कैल, बाण, रई, तोस सी बनी रहे तटस्थ मित्रता, देती रहे दिल को सुकून, बुलाश की ठंडक। आंखों में जिंदा रहे मखमली ख्वाब, बादल ढूंढते रहे अपना अपना आसमां, कैनवस बनता रहे और भी रंगीन। पहाड़ी पर मंदिर में बनी रहे आस्था, घंटी की आवाज की पहुंचती रहे भीतर तक गूंज। पीपल के पत्तों की करतल धुनी से होता रहे स्वागत, उसमें रहे वास देवों का। पैरों के नीचे जमीन की पकड़ बनी रहे और भी पक्की, हल पर कसा रहे हाथ, बंधे रहे जोड़े से बैलों की दोस्ती। हथेली में चमकती रहे मिट्टी, खेतों में लहराती रहे फसल। तुम लौट आना जल्दी ही, ताकि पहाड़ों पर चश्मों से रिसती रहे मिठास, बुझती रहे राहगीर की प्यास, और पगडंडियों पर चहलकदमी करते हुए कंठ से निकलती रहे दिल की पुकार। घाटी में गूंजते रहे कोयल के पंचम स्वर, झूमते रहे मस्ती में पेड़ और मुस्कुराती रहे मजबूत शाखें। तुम लौट आना जल्दी ही, फसल पकने से पहले, ताकि बना रहे आपस में प्यार। गांव है तो घर है, घर है तो रिश्ते हैं, रिश्ते हैं तो भरी रहेगी रिश्तों की बरकरार। मैं रंगमंच से हुआ देख रहा हूँ कि रंगमंच यहाँ बंद पड़ा है और आगे कार्यक्रम चल रहा है। तो एक इजाज़त है तो एक रंगमंच कविता शीर्षक है रंगमंच। प्रेक्षागृह भर चुका है, उत्सुक दर्शक की धीमी सी रोशनी में आंखें बिछाए है प्रतीक्षा। यवनिका के पीछे रंगमंच पर थिरकने को तैयार हैं रंगमंच के रंगकर्मी। तैयार है कालिदास, मल्लिका, अंबिका, दुष्यंत और शकुंतला। किरदार में रंग गए हैं किंग लियर, ओथेलो, शाइलॉक, प्रॉस्पेरो। जच रही है मिरेंडा, वॉयला और कॉर्डेलिया अपनी अपनी वेशभूषा में। मोहन राकेश के किरदार सावित्री और महेंद्र नाथ भी दोहरा रहे हैं मन ही मन अपने अपने संवाद। इडिपस कर रहा है आत्मसात अपने अंदर, इडिपस की आत्मा। ग्रीन रूम में आंखें बंद किए चुपचाप बैठी है कोने में एंटीगनी, अपने में ही निमग्न। खेल चुके हैं कई बार ये अनेक किरदार बखूबी। नाटक के मंचन से पहले कितने ही बार पहुंचे हैं रूह तक अपने किरदार की। नाटक से पहले भी निभा चुके अपना रंग कर कई बार। नाटक से पहले भी होते हैं नाटक, जब हेमलेट करता है अनथक प्रयास अनसुलझी गुत्थी सुलझाने का। टू बी और नॉट टू बी दोहराता हुआ घूमता है पर्दे के पीछे, एक विंग से दूसरे विंग तक जाते हुए टटोलता है जवाब। पर्दा खुलते ही बांध देता है कलाकार सभी को अपने निर्बाध सम्मोहन में। ढूंढते हैं दर्शक अपने आप को हर किरदार के मुखौटे के पीछे, मिलते हैं अपने अनछुए सच से, जुड़ते हैं अपने एकाकीपन से। तलाशते हैं सुकून अपने अपने एकांत में। सबके भीतर छिपा है एक कलाकार, किरदार के भीतर एक किरदार। सभी तैयार हैं खेलने को अपने अपने हिस्से का किरदार। सभी हैं तैयार अपना सच अभिनीत करने को। सभी समेटे हैं रंगमंच, समा गया है सभी ने स्टेज, निपट थी सारी दुनिया। नाटक खत्म होने के बाद सभी निकल पड़ते हैं अपनी अपनी यात्रा पर। भीतर ही भीतर खेलता है एक कलाकार, निभाने अपना रोल दुनिया के रंगमंच पर। ये हमारे कवि आमंत्रित डॉक्टर उमेश भारती जी, आप सुबह के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे हैं और कविता पाठ के लिए मेरी कविता का शीर्षक है षड्यंत्र। आज करोड़ों रुपए का बाजार शामिल हो गया है एक षड्यंत्र में। षड्यंत्र मनुष्य को उपभोक्ता बनाने का, उपभोक्तावाद को ही मनुष्य का धर्म बनाने का, एक के बाद एक इच्छाओं को जगाने का एक हो रहा है षड्यंत्र। हम भी इस उपभोक्तावादी कुचक्कर में फंसकर औरों को दिखा रहे हैं रास्ता उपभोक्ता बनने का, और देख रहे हैं कि बिक रहे हैं बड़े लोग, बिक रहा है ईमान, बिक रहा है इंसान, और पैदा हो रहे हैं उपभोक्ता। एक नया धर्म
उपभोक्तावाद चारों तरफ पनपती ईस्ट इंडिया कंपनियों से आज पैसे के समुद्र में डूब रही है टिहरी। चारों तरफ पनपती ईस्ट इंडिया कंपनियों से आज पैसे के समुद्र में डूब रही है टिहरी, डूब रही है संस्कृति और डूब रहा है ईमान। कंपनी के बुलडोजर को नहीं दिख रहे इंसान। आज तरक्की के नाम पर हो रहा है षड्यंत्र। किसकी तरक्की, किसका विकास? आज अपने ही खेत में किसान का हो रहा उपहास। अपने ही खेतों पर किसान बन रहे हैं मजदूर। अपनी किस्मत पर रोता आज है मजबूर। हाँ, तरक्की तो हो रही है कंपनियों की, बिचौलियों की, उपभोक्ताओं की, और ताकता ही रह रहा है किसान इंसान उस समय तक जब ये हद पार कर देंगी ये कंपनियां, और मंगल पांडे हो उठेगा किसान। मंगल पांडे हो उठेगा। विनोद उर्तक जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर करम सिंह जी। मेरी एक इल्तिजा है कि बहुत सुस्त ना होके सुना जाए। 2-3 शेर देखें कि कुछ आवाजें दीवारों पर रह जाती हैं, कुछ आवाजें दीवारों पर रह जाती हैं। तन्हाई में माझी तन्हा नहीं रहने देता, तन्हाई में माझी तन्हा नहीं रहने देता। इस कमरे को भी आदत है उसके गम की, इस कमरे को भी आदत है उसके गम की। मैं खुश रह भी लूं कमरा नहीं रहने देता। इस कमरे को भी आदत है उसके गम की। मैं खुश रह भी लूं कमरा नहीं रहने देता। मेरे अंदर मेरे जैसा और भी है कोई, मेरे अंदर मेरे जैसा और भी है कोई, जो पास मेरे कुछ मुझसा नहीं रहने देता, जो पास मेरे कुछ मुझसा नहीं रहने देता। एक मतला और 2 शेर और हैं, उसके बाद इजाजत लूंगा। तब मोहब्बत होते होते रह गई है खुश रहो, तब मोहब्बत होते होते रह गई है खुश रहो। अब ये वहशत मुझसे हो सकती नहीं है खुश रहो। तब मोहब्बत होते होते रह गई है खुश रहो। अब ये वहशत मुझसे हो सकती नहीं है खुश रहो। क्या कभी कोई तुम्हारे दिल से लगकर रो चुका? क्या कभी कोई तुम्हारे दिल से लगकर रो चुका? आंसुओं से यूं तुम्हारी दिल लगी है खुश रहो। आंसुओं से यूं तुम्हारी दिल लगी है खुश रहो। आखिरी शेर है, रात हूं मैं तीरगी की जात हूं। रात हूं मैं तीरगी की जात हूं। दिन हो तुमको मुबारक रोशनी है खुश रहो। बहुत शुक्रिया। इन पंक्तियों के साथ शुरू कर रहा हूं कि वो सबको देता है बस अपने नसीब का, वो सबको देता है बस अपने नसीब का। तू क्या निवाला छीनेगा किसी गरीब का। वो सबको देता है बस अपने नसीब का, तू क्या निवाला छीनेगा किसी गरीब का। जो नहीं अपने उनसे तो कोई डर नहीं, जो नहीं अपने उनसे तो कोई डर नहीं, मगर खंजर उतारेगा सीने में कोई करीब का। एक क्षणिका है प्रार्थनाएं। मां नहीं जानती भाषा और व्याकरण के नियम, मां नहीं जानती भाषा और व्याकरण के नियम, मां जानती है केवल प्रार्थनाएं। मां नहीं जानती भाषा और व्याकरण के नियम, मां जानती है केवल प्रार्थनाएं, मगर ईश्वर जानता है प्रार्थनाओं की ना कोई भाषा होती है और ना कोई व्याकरण। धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है जवानी का जश्न जहर बना। आपने चिंता का विषय भी है, सभी इसमें ध्यान देंगे। आजकल फैला है हमारे समाज में चिता एक चाहत चिता को चित करने की, चिता एक चाहत चिता को चित करने की। चकराते चैन चू चू दाना ढूंढे जैसे दर बदर चूजों की फौज, जैसे दर बदर चूजों की फौज।
त्यार है निवाला, त्यार है निवाला, यमलोक में यमला पगला दीवाना। त्यार है निवाला, यमलोक में यमला पगला दीवाना। ना लोक लाज ना शर्म धर्म, ना लोक लाज ना शर्म धर्म, चिट्टा एक कर्म छलनी करे चर्म। चिट्टा एक कर्म छलनी करे चर्म, चश्मो चिराग का। छलनी करे चर्म चश्मो चिराग का। लटकती पैंट सिकुड़ते गाल, लटकती पैंट सिकुड़ते गाल, वारे तेरी टेढ़ी मेरी चाल। चालबाज है चित्ते की, चट चट झटपट, देख ना ले तेरा घूंघट, लगे तू बस अब पोपट। खून ना घूमे घर घर, खून ना घूमे घर घर, चिता जाए नस नस, करे बस तहस नहस। रोती माँ परेशान बाप, बिखलती बहन हाथ जोड़े बस बस। भैया हुआ अब कब तक, शाम का खाना ज्यों का त्यों, खाए ना कोई सुबह तक। जवानी का जश्न जहर बना, तेरा अड्डा मौत का शहर बना। जवानी का जश्न जहर बना, तेरा अड्डा मौत का शहर बना। देखा देखी लालसा फिर वो आदत बनी, घर छोड़ भैया चिट्टा तेरी इबादत बनी। यहाँ एक बहन प्रार्थना कर रही है कि घर छोड़ भैया चिट्टा तेरी इबादत बनी। कोई चिढ़ाए इसका भाई उसका भाई, कोई चिढ़ाए इसका भाई उसका भाई, सोशल मीडिया की वो खबर बनी। हाथ पीले तुम्ही से थे ना भैया, हाथ पीले तुम्ही से थे ना भैया, बस जीते जी मेरी ये कब्र बनी। माँ बाप गुरु का अपमान कहाँ, माँ बाप गुरु का अपमान कहाँ, सीख अब इनकी पनौती बनी। तू बस सोचे अपना, एक जो चिट्टा में स्लिप जो भी युवा है, तू जो सोचे, तू बस सोचे अपना, और मैं सारी रात रोती बनी, और मैं सारी रात रोती बनी। धन्यवाद। सादर अभिवादन सभी को। मेरी रचना है विचारणीय। उपवासी बनकर भांति भांति के पकवान बनाए जाएंगे, थाल सजाकर देवी को भोग लगाए जाएंगे, इत्र सुगंधित सुंदर फूल चढ़ाए जाएंगे। माँ तेरे नाम पर जागरण कर जय जयकारे लगाए जाएंगे, खूब हवन पाठ कराए जाएंगे। 9 दिन तक देवी रूप में कन्या पूजी जाएगी। बस प्रश्न ये है, क्या सच में नारी की स्थिति सुधर जाएगी? क्या कहीं किसी बेटी की भ्रूण हत्या नहीं की जाएगी? क्या बेटी की तरफ उठने वाली गलत नजर सही हो जाएगी? क्या किसी की बेटी अब नहीं जलाई जाएगी? क्या कहीं से बलात्कार की खबर अब नहीं आएगी? क्या गली चौराहे पर अकेली खड़ी नारी सुरक्षित घर पहुंच जाएगी? यकीन मानिए, जिस दिन इन सब बातों का उत्तर सकारात्मक आएगा, उस दिन हर रात नवरात्रि वाली आएगी, हर रात नवरात्रि वाली आएगी। धन्यवाद। धन्यवाद हरनोट जी, काव्य जगत के उज्जवल नक्षत्रों से मुलाकात करवाने के लिए। मेरी कविता का शीर्षक है चाहत। वैसे तो मैं भी सच बोलना चाहता हूँ, वैसे तो मैं भी सच बोलना चाहता हूँ, मगर मुश्किल ये है जिंदा भी रहना चाहता हूँ। क्या बात है। पर मैं जानता हूँ ये पत्थरों का शहर है, जानता हूँ ये पत्थरों का शहर है, पर मैं आईनों का व्यापारी हूँ और इस शहर में आईने बेचना चाहता हूँ। वो हर 5 साल बाद कितने इत्मीनान से झूठी कस्में खाता है, वो हर 5 साल बाद कितने इत्मीनान से झूठी कस्में खाता है। जाने क्यों उसके हर झूठ पर यकीन करना चाहता हूँ। अव्वल दर्जे का संग दिल है सनम मेरा, अव्वल दर्जे का संग दिल है सनम मेरा, पर दिल के जख्मों का इलाज मैं भी कहाँ चाहता हूँ। वैसे तो स्टाफ रूम में बैठकर सदैव नारी
नारी शक्ति का पक्ष लेता हूँ। वैसे तो स्टाफ रूम में बैठकर सदैव नारी शक्ति का पक्ष लेता हूँ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भी बुलंद आवाज में बुलंद करता हूँ। ये अलग बात है अपने घर देवी आने पर भ्रूण हत्या करवाता हूँ। सुना है कफन की जेब नहीं होती, सुना है कफन की जेब नहीं होती, मगर फिर भी फटी जेब रफू करना चाहता हूँ। तुम्हारी तरह मैं भी देश पर मिटने वालों को मसीहा करना चाहता हूँ। मगर भगत सिंह मेरे घर में नहीं पड़ोसी के घर में पैदा हो, ऐसा दिल से चाहता हूँ, ऐसा दिल से चाहता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। विशेष आमंत्रित कवि मंच की ओर से जो थे उनका कार्यभार किया है। अब उससे पहले कि हम मंच के कवियों को आमंत्रित करें, RKMB से यहाँ पर लगे हैं काव्यपाठ के लिए सहजन, उनसे निवेदन है कि आए। मैं आप सभी के सामने दो बहुत ही छोटी छोटी कविताएं सुनाना चाहती हूँ। मेरी पहली कविता का शीर्षक है हम दोनों का नज़रिया। कुछ देख रही हूँ, लगता है इतना अलग भी नहीं हम दोनों का नाना, या शायद बिल्कुल मेल नहीं खाता। स्वाभाविक ही है, मेल कैसे खा सकता है मेरा और दुनिया का नज़रिया, या कभी मेल खाना ही स्वाभाविक नहीं। क्या कुछ हद तक मिलता है हम दोनों का नज़रिया। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है आदमी और समाज। समाज एक छत है, आदमी सहारा देता खंभा। मैं भी हिस्सा हूँ इसी समाज का जिसमें सब रहते हैं। सब रहते हैं बेशक, मेरी पहचान चंद लोगों से है। मेरा अकेलापन भी समाज के अंदर है, इसके बाहर कोई दुनिया है ही नहीं। आदमी अधूरा है समाज के बिना, क्या समाज का अस्तित्व हो सकता है आदमी के बिना। धन्यवाद। आइए हम सुनते हैं कुलराज पंत जी को, जिन पर आज प्रोफेसर कुमार कृष्ण जी ने कविता लिखी अपनी सुनाई है। तो जिस कवि पर इतने बड़े कवि ने कविता लिखी है वो कवि कैसा है, कैसा उनका काव्य पाठ है, सुनते हैं कुलराज पंत जी। सर, कविता का शीर्षक है अल रिहला। पिछले दिनों ये शब्द खूब सुनने को मिला, पढ़ने को मिला। ये कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है उसका जो फुटबॉल है उसका नाम है अल रिहला, और अल रिहला का मतलब होता है जर्नी, यात्रा। और जो ये कविता है ये कुमार कृष्ण की कविता यात्रा, जीवन यात्रा, उसके छोटे छोटे बिंदुओं को छूकर गुजरती है और एक प्रयास की अल रिहला कि वह चुनता है एक एक शब्द पारखी कारीगर की तरह और उनसे अद्भुत कविताएं ढूंढता है। जब भी वो अपने गांव नागरी से चढ़ाई चढ़ता, दरख्तों में देखता मवेशियों के फंसे हुए बाल, करता महसूस उनके खुरों की तकलीफ, दांतों से छीलता रहता उंगलियां और उन्हीं लहूलुहान उंगलियों से बस की लंबी टिकटों पर उतरते गांव, जंगल और मवेशियों के दर्द के पहले ड्राफ्ट। कविताएं जब कुमार साहब लिखते थे तो इस तरह से कविताएं लिखनी शुरू की थी। ये सन 75 के आसपास की बात। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बच्चन सिंह से सीखता भाषा और साहित्य की बारीकियां प्रोफेसर शर्मा, राय, विजय मोहन सिंह और श्रीमती रैना कुछ और गुर सिखाते, पीठ थपथपाते। एक दिन वहीं पढ़ाने लग जाता, सज जाती हिंदी विभाग में उनके कक्ष की दीवारें पोस्टरों, रेखा चित्रों, धूमिल की बोध के कवितांशों से। जो भी कक्ष में आता
कविताओं से सजी दीवारों से कुछ बात अवश्य कर जाता। कविता लिखने, पढ़ने और समझने वाली एक पीढ़ी तैयार होने लगती। छात्र संघर्षों में उतरती उनकी कविताएं पोस्टरों, दीवारों पर कविता का मिजाज हो तो ऐसा हो। देश प्रदेश की कविताएं गहराई से पढ़ता, लिखता, खरी खरी दोष चलाते एक समीक्षा की पुस्तक प्रतिबंधित करने का अभियान पर सफल न होते, किताब खूब चर्चा में रहती। शिव कुटीर संजौली में जुटते कवि, चलते कविताओं के दौर, प्रवाल प्रज्ञान माँ के संग बैठ सुनते कविताएं, लिखते कुमार कृष्ण किताबों की भूमिका, बनाते किताबों के आवरण, प्रकाशन को भेजते, छपती किताबें, प्रदेश की कविता कुछ और निखरती, दिल्ली की दीवार दस्तक महसूस करती। बुनते लाल रंग का घोंसला कैथली घाट स्टेशन के पास, बुनते लाल रंग का घोंसला कैथली घाट स्टेशन के पास, नई नई कविताएं आती, पर एक दिन अचानक विकास का दानव निगल लेता घोंसला, एक एक लाल ईंट, तुलसी का विरवा, बच्चों के खिलौने और सपनों के मोती बिखर जाता। अब जब भी गुजरती उनकी कार लाल घर के पास से, धराशायी घर की जमीन पर उगी घास, उचक उचक देखती सड़क की तरफ और खूब लहलाती, उड़ती एक चिड़िया गाड़ी के साथ कुछ दूर तक, करती महसूस हथेलियों की सुगंध जिनसे परसों चुगा था उसने दाना। रेलगाड़ी का इंजन सीटी बजाता, गाड़ी चलता जीवन भी पुरानी रफ्तार से पर एक कसक लिए। राजीव पंत जी, आज सुबह के वक्तव्य में प्रोफेसर कुमार जी ने भारती कुठारा जी की एक कविता का जिक्र किया था। उन्हें हम कविता पाठ के लिए यह सूचना हम सबके साथ साझा करते हुए आमंत्रित करते हैं कि उन्हें हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फिल्म सेंसर बोर्ड का मेंबर नियुक्त किया गया है। सभी दोस्तों की ओर से और हिमालय मंच की ओर से भारती कुठारा जी आपको इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बताएं। आइए कविता पाठ। सभी का मैं अभी जो एक परिचय कराया, मैं एक समझती हूँ कि रंगमंच के साथ जुड़ने के साथ जो एक मैं अपने गुरु को याद कर रही हूँ, सुरेश चंद्र गुप्त जी जो आकाशवाणी में होते थे, और कुछ परवीन चांगला जी जिनके सानिध्य में नाटक से जुड़ी रंगमंच का एक बहुत ही ऐसा चस्का लगा कि NSD तक गए, लेकिन उस समय सिलेक्शन नहीं हुई। फिर लगा कि क्या करना है, तो हिंदी का शौक़ था, हिंदी में BA ऑनर्स भी किया था, MA बाद में की, तो लॉ में चले गए। लेकिन साहित्य का एक रुझान ऐसा रहा कि पढ़ना लिखना नहीं छूटा। आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि जब बात चली तो इनकी जब ये संग्रह आया तो मैंने पढ़ा उसमें फेसबुक पे, तो मैंने इनसे जिक्र भी किया कि आपका मुझे चेहरा पूरा जवानी में जब 80 में लिखते थे हम बैठ के वो अपने पिताजी का सानिध्य में सुनते थे, तो मेरी धुंधली सी याद थी और आज उनको सुन के बहुत अच्छा लगा और उनके सामने एक कविता सुनाने का साहस कर रही हूँ। एक कवि के नाते ही आवाहन कर रही हूँ, पर मैं क्या आवाहन करूँगी, ये तो एक अपनी कवि जो एक यहाँ पे बात चलती रहती तो उससे निकलती है, तो कवि एक भाव में लिख देता है। अरे ओ कवि सुन, ओ कवि सुन, तुझे वही कहना है जो तू चाहता है, तुझे वही कहना है जो तू चाहता है। सुन कवि, सुन कवि, तेरी कविता मंच से अनसुनी हो, फिर भी उसमें तेरा ताप और तेरा सत्य है। और क्योंकि समय की कहानी
है स्वयं में, क्योंकि वे समय की कहानी है स्वयं में। कर्ता, कर्म और प्रतिफल, कर्ता, कर्म और प्रतिफल। तुझे नहीं स्वीकार्य जय घोष, तुझे नहीं स्वीकार्य जय घोष। तेरी पैनी नजर खींच लेती है एक्सरे, तेरी पैनी नजर खींच लेती है एक्सरे, थमा देती है फोटो बिना फिल्टर। सुन कवि, तेरे शब्द कभी अर्थ से टकराते हों, लेकिन शब्द नए प्रतिमान गढ़ते हैं। तेरी कविता पर बेबोझिल बेमतलब की बौद्धिक बहस बेमानी है, निजता का हनन है। इसलिए कवि सुन, तू लिख अपनी बात, समय की बात और तेरी मेरी उसकी बात, मन की बात, सबकी बात। धन्यवाद। नींद चीज है बड़ी, ऊँघते रहिए, बेफिक्री में आंखें मूंदते रहिए। आग लगती है, लगे हमको क्या, आग लगती है, लगे हमको क्या। आम दुशहरी जनाब चूसते रहिए। मौका मिले तो तंज कर लो, मौका मिले तो तंज कर लो, नहीं तो मस्ती में झूमते रहिए। आसान नहीं है अहम को तोड़ना, आसान नहीं है अहम को तोड़ना। दुनिया अजब है, घूमते रहिए। अदाकार आप खूब है जनाब। अदाकार आप खूब है जनाब। सूत्रधार की भूमिका निभाते रहिए। बातें विक्षिप्त की है आपसे बाहर, बातें विक्षिप्त की हैं आपसे बाहर। हंसी चेहरे पे कुटिल दिखाते रहिए। नींद चीज है बड़ी, घूमते रहिए, बेफिक्री में आंखें। सर्वप्रथम प्रणाम सर, कुमार कृष्ण जी। मैं आपको बताना चाहूँगी, थोड़ा सा कविता से समय में शॉर्ट कर दूँगी, कविता जल्दी सुना दूँगी कि कुमार कृष्ण सर ने दुनिया को सिर्फ कविताएं नहीं दी हैं, कविताओं के रूप में विद्यार्थी दिए हैं। और उन्हीं में से कविता के विद्यार्थी मेरा जीवन साथी है डॉक्टर इंद्र सूर्यान। तो आभार आपका इतने जेंटलमैन प्रोड्यूस करने के लिए दुनिया में। तो ये कविता मैंने दरअसल कल परसों ही उन्हीं पे लिखी है, डॉक्टर इंद्र सूर्यान पे। सुनो तो जरा। किसी बर्फीले इलाके में, रात के एकांत में, ठंडे अंधेरे में, पुराने ज़माने के बल्ब की कम वोल्टेज वाली मध्यम पीली रोशनी में बैठ तुम याद करते हुए मुझे टाइप करते हो गीत चतुर्वेदी की एक संक्षिप्त कविता। किसी बर्फीले इलाके में, रात के एकांत में, ठंडे अंधेरे में, पुराने ज़माने के बल्ब की कम वोल्टेज वाली मध्यम पीली रोशनी में बैठ तुम याद करते हुए मुझे टाइप करते हो गीत चतुर्वेदी की एक संक्षिप्त कविता और भेज देते हो व्हाट्सएप पर। न जाने क्या सूझी कि बताना चाहा यकायक तुमने मुझे कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। इधर स्मार्ट बनते नगर की आपाधापी में, शहरी तौर तरीकों में घुल मिल जाने की कोशिश और टक्कर में स्मार्ट बने रहने की होड़ में विपरीत चलती सर्द हवाओं के थपेड़े खा कर दिल मेरा जो होता जा रहा था रूखा सूखा खुरदरा, उस पर तुम्हारे भेजे शब्द करते रहे थे रात भर किसी सौंधी सुगंध वाली बेहतरीन नाइट क्रीम का काम। वह कविता टाइप करती तुम्हारी उंगलियों के पोरों को महसूस कर रही थी मैं, मेरे दिल को सहलाते हुए। यकीन मानो आंखों से बह निकले मेरी राहत के आंसू। तुमसे ही है भीतर स्निग्धता,
तुम्हारे शब्द दिल की जलती जमीन पर बर्फ के फाहे। मेरे भीतर की घबराहट भरी उथल पुथल, उसकी बेसुरी धुकुर पुकुर को हर बार अपनी प्रेम में उपस्थिति से लयबद्ध स्नेहिल संगीत में तब्दील कर देते हो। जानबूझकर अनजान बन हमेशा ही तो प्रेम खोजती रही, जैसे अनजानी चीज हो रहा किसी दूसरी दुनिया की या किसी अन्य की अनुभूत कल्पना। कल रात महसूस हुआ तो पहले भी अनगिनत बार, हर मुश्किल या सुहावने या उबाऊ उमस भरे मौसम में बार बार अनगिनत बार महसूस हुआ, किंतु वह महसूस होने तक रहा, व्यक्त नहीं हुआ कभी। कल दरअसल एक बार फिर महसूस हुआ वही। और मैं बताऊं तुमको कि मैं बीज से अंकुर, पौधा, फिर खिलता हुआ फूल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। हाँ, तुम प्रेम और मैं तुम्हारा प्रेम पात्र हूँ। अकेले होते बुजुर्ग। आधुनिक काल के आत्म केंद्रित होते जीवन में खुद को आत्मनिर्भर घोषित करती समझदार संतानों के बीच में अवांछित सी वस्तु समझे जाते हैं घर के बुजुर्ग। आधुनिक काल के आत्म केंद्रित होते जीवन में खुद को आत्मनिर्भर घोषित करती समझदार संतानों के बीच में अवांछित सी वस्तु समझे जाते हैं घर के बुजुर्ग। अवांछित जैसे छाते समझे जाते हैं बारिश और कड़कती धूप के बाद। जीवन की ढलती सांझ में पड़े रहते हैं घर के किसी कोने में असहाय, जरूरी नहीं समझी जाती अब उनकी राय। मॉडर्न जनरेशन को आउटडेटेड लगती है उनकी बातें, मॉडर्न जनरेशन को आउटडेटेड लगती है उनकी बातें, जैसे बदलते फैशन के साथ आउटडेटेड हो जाती है पुरानी पोशाकें। मसल दी जाती है उनकी चाहतें, जैसे मसल दी जाती है सिगरेट आखिरी कश खींच लेने के बाद। आज के बच्चे नहीं समझ पाते पके हुए बालों के पीछे का संघर्ष, उनमें छिपे जीने के सबक। वे नहीं देख पाते चेहरों की सिलवटों में जीवन के पतन और उत्कर्ष। घर में खांसता हुआ बूढ़ा खलल माना जाता है एकल होते परिवार की निजता में। जर्जर होता शरीर इंतजार करता है अंतिम सांस का, और बच्चे सोचते हैं उन्हें जिंदा भर रखना ही है उनका फर्ज। देकर महज रोटी कपड़ा और मकान, समझ कर इसे एहसान उतार लेना चाहते हैं जैसे कर्ज। और कई बार इसे भी समझ लिया जाता है बोझ, और फिर धकेल दिए जाते हैं वृद्धाश्रमों में, जैसे ठेल दिए जाते हैं आवारा पशु जंगलों में। आज की बिगड़ी हुई संतानें क्या जाने कौन ऋण चुका पाया है माँ की ममता का, पिता के कंधों का। करते नहीं क्या क्या माँ बाप अपने बच्चों के लिए, पर पूछते हैं नालायक बच्चे किया ही क्या है तुमने हमारे लिए। सर्पदंश सा डसता है माँ बाप को संतानों का ये अलाप, भीतर तक भेदता है वृद्ध मनों को ये संताप। घुट के रह जाते हैं अंतर्मन नहीं कर पाते हुए मिलाप। बुजुर्गों को नहीं चाहिए अपने बच्चों से धन दौलत, उन्हें चाहिए दिल में छोटी सी जगह। आ जाती है माँ बाप की आंखों में चमक, होठों पर हंसी और चेहरे पर दमक। प्यार के दो मीठे बोल सुनने के बाद, जैसे अरसे से प्यासा कोई पौधा लहला उठता है पानी मिल जाने के बाद। अरे कृतज्ञ हुई संतानों सुनो, अरे कृतज्ञ हुई संतानों सुनो, बात तुम ये मत भूलो। आज जो बोओगे कल तुम वही काटोगे। आज बूढ़े मनों को तुम जो दुखाओगे, कल अपनी संतानों से यही तुम पाओगे। शुक्रिया। खूबसूरत से पल का एक किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। मिलते हैं कुछ खास लोग जिंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने का रिश्ता बन जाता है। मेरा सौभाग्य है कि जिनसे साहित्य सीखा, जिनसे कविता सीखी, आज वो कवि यहाँ पर मौजूद है कुमार कृष्ण के रूप में। और समकालीन हिंदी कविता को धार देने वाले मेरे जो प्रिय कवि हैं गणेश गनी जी, जिन्हें केवल फेसबुक की कविताओं के माध्यम से पढ़ा, उनकी मौजूदगी भी है और आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी को आदर, आभार, अभिनंदन। समय को देखते हुए मेरी कविता का जो शीर्षक है पिता के झोले में गाँव। पिताजी जब इस बार गांव से कुछ दिन बाद लौटकर शहर पहुंचे, मैं बड़े ध्यान से देखता रहा चेहरे पर झुर्रियों की दम तोड़ती वेदना को। पलायन के दर्द के महासागर को
इस बार पिता अपने झोले में ठूंस लाए थे पूरा का पूरा गांव। इस बार पिता अपने झोले में ठूंस लाए थे पूरा का पूरा गांव। जैसे किसी आजाद पंछी को अपनी पुरानी यादों के साथ हमेशा पिंजरे में रहना है, पिता साथ बांध लाए थे कसकर गांव को अपने झोले में भीतर तक। पिता के झोले में लहसुन, अदरक था, लाल मिर्च, हल्दी की सूखी गांठें और हरे धनी का जिक्र बखूबी था। सर्दी, खांसी और जुकाम के लिए शहद था। बच्चे और बड़ों के लिए अमरूद के अलग अलग बेशुमार स्वाद थे। बस इतना ही नहीं था झोले में, ये तो सिर्फ झोले का ऊपरी सामान था। झोले के बीच में सत्तू की गांठ थी, मौजी के घराट का मक्की का आटा और झोले में पुदीने की खुशबू सरोबार थी। सबसे नीचे झोले में अरबी के पत्ते और पुराने कागज में देवता के चावल थे, जिन्हें झोला जमीन पर रखने से पहले पिता ने कई बार माथे से लगाकर रख दिए थे रक्षा के लिए पूजा के स्थान पर। ये सब देखकर मैं सोच में पड़ जाता हूँ। सोचता हूँ मैं कैसे बचा पाऊंगा बच्चों के लिए पिता के झोले में गांव के सभी औषधीय गुण, कैसे संभाल कर रखूंगा गांव को बढ़ते औद्योगिकरण के रफ्तार के बीच, कैसे बचा पाऊंगा समुद्र की आग में पहाड़ी नदियों के रिश्तों की नमी को। बहुत कठिन है शहर की आपाधापी में गांव की तस्वीर को संजो कर रखना। सोचता हूँ जिन खूबसूरत घरों में कुदाल रखने के लिए जगह नहीं है, कितना मुश्किल है वहाँ गांव को खोजना। पिता की झुर्रियों की सलवटों पर एक बार नजर दौड़ाते हुए मैं उस व्यापारी की तरह खामोश हो जाता हूँ, जिसे पलटन बाजार में अच्छे खासे दाम मिलने के बावजूद भी जेब कतरों का शिकार होना पड़ा। मैं कैसे बचा पाऊंगा शहरी भीड़ में अपने खीसे की जेब में पिता का गांव, जिसे बसियत के तौर पर झोले के भीतर सौंप गए थे पिता मेरे लिए, मेरी भाभी पीढ़ी। मंच को नमन, आप सभी को प्रणाम। मेरी कविता का शीर्षक है पढ़ जाओ तुम इश्क में। आदमी दीवाना हो जाता है, आदमी दीवाना हो जाता है जब पढ़ता है वो इश्क में। आदमी दीवाना हो जाता है जब पढ़ता है वो इश्क में। मिले कभी गम कभी खुशी, मिले कभी गम कभी खुशी, यही तो मजा होता है इश्क में। जान जाएगा तू भी, जान जाएगा तू भी, मिलता है कितना सुकून इश्क में। जान जाएगा तू भी, मिलता है कितना सुकून इश्क में। वो महबूब घर सामने तेरा, वो घर महबूब सामने तेरा, कोई और इच्छा नहीं रहती है इश्क में। वो घर महबूब सामने तेरा, कोई इच्छा नहीं रहती है इश्क में। कभी आंसू कभी हंसी, कभी आंसू कभी हंसी, कभी विरह की वेदना होती है इश्क में। अब और क्या चाहूं मैं, अब और क्या चाहूं मैं, दोनों जहां मिल जाते हैं इश्क में, दोनों जहां मिल जाते हैं इश्क में। सिमटता नहीं है, सिमटता नहीं है, सारा संसार अपना हो जाता है इश्क में। सिमटता नहीं है, सारा संसार अपना हो जाता है इश्क में। क्यों इकट्ठा करने में लगे हो बारूद, क्यों इकट्ठा करने लगे हो बारूद, जीत जाओगे संसार बस पड़ जाओ तुम इश्क में। जीत जाओगे संसार बस पड़ जाओ तुम इश्क में। रची है जिसने ये सृष्टि, रची है जिसने ये सृष्टि, पड़ जाओ तुम उसके इश्क में। रचा है जिसको उसने, रचा हो है जिसको उसने, फिर पड़ जाओगे तुम उसके भी इश्क में, फिर पड़ जाओगे तुम उसके भी इश्क में। वही संत हो सकता है यहाँ, वही संत हो सकता है यहाँ, जो पड़ गया है किसी के इश्क में। वही संत हो सकता है यहाँ, जो पड़ गया है किसी के इश्क में। दुनिया से क्या लेना उसको, दुनिया से क्या लेना उसको, सब कुछ तो मिल गया है इसको इश्क में, सब कुछ तो मिल गया है इसको इश्क में। इश्क के सिवा कोई और इच्छा नहीं रह जाती है इश्क में। इश्क के सिवा कोई और इच्छा नहीं रह जाती है इश्क में। बनना चाहते हो बैरागी तो, बनना चाहते हो बैरागी तो,
तुम भी पड़ जाओ इश्क में, तुम भी पड़ जाओ इश्क में। इस रचना की आखिरी 4 लाइन में आपको सुना रहा हूँ। भूल जाओगे घृणा क्रोध, भूल जाओगे घृणा क्रोध और इंसानियत के सभी दुश्मनों को इश्क में। भूल जाओगे घृणा क्रोध और इंसानियत के सभी दुश्मनों को इश्क में। हर दिल में दिखेंगे ईश्वर तुम्हें, हर दिल में दिखेंगे ईश्वर तुम्हें। बस एक बार पढ़कर देख लो तुम इश्क में, बस एक बार पढ़कर देख लो तुम इश्क में। धन्यवाद। नज़दीकियाँ कम न हो दरमियाँ दोनों के, नज़दीकियाँ कम न हो दरमियाँ दोनों के, बस ये सोच दूरियाँ बढ़ा लिया। माँ शारदा को नमन, मंच को चरण स्पर्श, और आप सभी को माँ हिंदी के सबसे छोटे बेटे की ओर से प्रणाम। एक ख्याल सुनाऊंगा, बहुत शुक्रिया। एक ख्याल सुनाऊंगा, उसके बाद विदा दूंगा। देखें कि जिसने जीना न सीखा इश्क के लिए, जिसने जीना न सीखा इश्क के लिए, जाने कैसे मर गया वो इश्क। जिसने जीना न सीखा इश्क के लिए, जाने कैसे मर गया वो इश्क के लिए। तेरे दीदार की हसरत में भोर हो गई, वो रात भर जगता रहा इश्क के लिए। बहुत शुक्रिया। कि तेरे दीदार की हसरत में भोर हो गई, वो रात भर जगता रहा इश्क के लिए। ये बात जुदा है कि इश्क नहीं है, ये बात जुदा है कि इश्क नहीं है, मगर कुछ तो है इश्क के लिए। ये बात जुदा है कि इश्क नहीं है, मगर कुछ तो है इश्क के लिए। कांटों में बस फूलों की महक होती है, कांटों में बस फूलों की महक होती है, और वो कुर्बान हो जाते हैं इश्क के लिए। कांटों में बस फूलों की महक होती है, और वो कुर्बान हो जाते हैं इश्क के लिए। क्या मैं भी कभी इश्क करके देखूं, या क्या मैं भी कभी इश्क करके देखूं, या यूं ही रहने दूं इश्क को इश्क के लिए। क्या मैं भी कभी इश्क करके देखूं, या यूं ही रहने दूं इश्क को इश्क के लिए। महफिले सुखन में इजहार कर क्या हासिल, कि महफिले सुखन में इजहार कर क्या हासिल, हम तुम बहुत हैं ना इश्क के लिए। महफिले सुखन में इजहार कर क्या हासिल, हम तुम बहुत हैं ना इश्क के लिए। रोज दरिया सा बहते रहना है इश्क में, कि रोज दरिया सा बहते रहना है इश्क में। फिर विचलित को झील हो जाना है इश्क के लिए। जिसने जीना न सीखा इश्क के लिए, जाने कैसे मर गया वो इश्क। धन्यवाद। इससे पहले कि मैं अपनी छोटी सी रचना आपके समक्ष रखूं, एक छोटा सा बात कहना चाहूँगा। एक छोटी सी कहानी मैंने बुजुर्गों से सुनी थी कि एक बार दीपक बहुत रो रहा था, तो माँ ने बुलाया, पुचकारा और पूछा कि बेटा क्या बात है, क्या दुख है, क्या दर्द है, बताओ। तो दीपक ने अपनी माँ को बोला कि भाई माँ, मेरे को एक ही दर्द है, मुझ पे एक दाग है। कहते हैं दीपक तले अंधेरा, तेरे नीचे अंधेरा है, तो वही दुख है। तो माँ ने उसको पुचकारा, प्यार किया और कहा बेटे अपने साथ 1-2 दीपक और जला दे, उनके नीचे का अंधेरा खोदेगा, वो तेरे नीचे का अंधेरा खोदेंगे। आज यहाँ कितने बड़े बड़े दीपक जले हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे महापुरुषों के और इतने सुधीजनों का दर्शन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है रागी बैरागी। वह था एक भोला किसान, भर थाली भोजन देख कर लेता प्रार्थना। तृप्त हो जाता सोचकर कि बिखर गए कुछ दाने फसल समेटते खेतों में, गौरैया, पंछी व अन्य जीवों के भाग्य। बांबी की और अन्न धकेलती चींटियों को भी जुट जाता कुछ राशि। मन की दौड़ के साथ सूरज की किरणों जैसे छू आता खेत का कोना कोना। जैसे पंछी सेते अपने अंडे, उसे लगता वह भी अपने हाथों से ही दे रहा हो गर्म स्पर्श सेक बीजों को प्रस्फुटित हो। वह जानता था कि बड़े वृक्ष ही खा जाते हैं तमाम धूप, परछाई में बसी झुकी बस्तियां झाड़ियां भला कब हो पाई है पोषी। रोशनी की आस लगाए बचा बाहर, तुरंत कस के पकड़ लेता हाथ,
कण दर कण और बना लेते कई कौन एक दूसरे के स्पर्श से ही जुगाड़ लेते कुछ ऊर्जा, जैसे गरीब को मिल जाती थोड़ी रोटी टाप काटने को, हवा भी कर देती कुछ मदद, जुटा देती कुछ गर्माहट, लेती देती रहती इधर का उधर। उसे लगता कि वह भी हो गया है हवा सा, फैला रहा है खुशबू चहुं और मुक्त हो जाता था सुनकर फसल की बालियों की सरसराहट, पंछियों की चहचहाहट, बैलों की रवाहट। एक सुकून भरी मंद सी मुस्कुराहट से अक्सर आ जाती थी कपूरों पे लालिमा, बेराग हो जाता था उसे धन दौलत से, पेट भरने की ना रहती थी फिक्र। एक दिन बहती हवा दे गई एक खबर, चुपचाप फुसफुसा के कानों में कुछ ऐसा कि कपोलों तक सिमटने वाली लालिमा फैल गई तमाम मुखमंडल पर। वह उस हवा के साथ ही थोड़ी दूर तक पीछे खो गई चीखे दाना बोने बुनने व चुगने वालों की गुमसुम। आखिर उसे मिल गए बहुत से रंगों वाले नोट, पेट भरने को खेतों और बैलों के बदले में। पेट भी हो गया कुछ मोटा, कुछ ज़्यादा ही भरता है। उसका हवा सा होना कब हवा हो गया हवा के साथ ही। अब लालिमा व मुस्कान नहीं मक्कारी आ गई है चेहरों पे। अति बेशर्मी व ठिठाई पड़ी जा सकती है आसानी से। अब वैरागी हो गया है वो गोरैया, अन्य पक्षियों के चहचहाट का, बैलों की रवाहट का। रागी हो गया है सरसराहट का, झूमती बालियों की नहीं अपितु बार बार गिनते नोटों की। धन्यवाद। धन्यवाद सर। वैसे तो हिमालय साहित्य में इनसे बहुत बार हम कविताएं पढ़ते हैं, लेकिन आज विशेष अवसर है कि प्रोफेसर कुमार कृष्ण जी आज इस समारोह की शान है। और मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि जिस गांव से कुमार कृष्ण जी संबंध रखते हैं, उसी शोधी गांव से मैं भी रखती हूँ। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है, पढ़ना तो पड़ेगा, मंच पे आई हूँ, लेकिन आपके सामने कविता का पढ़ना जो है आज कुछ अलग मायने रखता है। तो मैं अपनी कविता पढ़ूंगी। धनाढ़ियों की मानसिकता। तुम कुछ मत कहना, तुम्हें हक नहीं। तुम कुछ मत करना, तुम काबिल नहीं। तुम कुछ मत सुनना, तुम्हारा अधिकार नहीं। तुम देखना भी मत, तुम्हारा दृष्टिकोण नहीं। तुम उजड़ी बस्ती के बाशिंदे हो, तुम्हारा हक नहीं काबिलियत पर। तुम उजड़ी बस्ती के बाशिंदे हो, तुम्हारा हक नहीं काबिलियत पर। तुम्हारा सब उजड़ चुका है, तुम्हें कुछ भी कहने का हक नहीं अधिकार कुछ कहने सुनने देखने का। खो गया है तुम्हारा वो सब, हालात तुम्हारे फकीरों से भी बदतर है। ये सब तो मेरा हक है, अब शब्दों से तुम्हें घायल कर लज्जित करने का, नीचा दिखाने का। और करूं भी क्यों ना, मेरा परचम तो चांद तक है। अपनी गिद्ध सी गर्दन उठा झांकता रहता हूं तुम्हारी उजड़ी बस्ती में। अपनी गिद्ध सी गर्दन उठा झांकता रहता हूं तुम्हारी उजड़ी बस्ती में। वहां कहीं नवनिर्माण की आहट तो नहीं, वहां कहीं नवनिर्माण की आहट तो नहीं। मुझे डर है कोई इमारत ऊंची ना हो जाए मेरी से। मुझे डर है कोई इमारत ऊंची ना हो जाए मेरी से। मुझे ईर्ष्या है, द्वेष है और नफरत भी। मैं नहीं चाहता तुम उठो चलो या बढ़ो। मैं नहीं चाहता तुम उठो चलो या बढ़ो। गोया मुझसे तुम्हारा ये सब देखा नहीं जाता। गोया मुझसे तुम्हारा ये सब देखा नहीं जाता। धन्यवाद। शीर्षक है द्रव्य नदी लगा है और पुस्तक का नाम है
देखकर चलचित्र स्कर्ट ओढ़े युवतियाँ नगरता परोसे चैनल अंग्रेजी बोलते सीरियल और इंग्लिश को पाश्चात्य दर्शाते अनेक भारतीयों को नवीन सभ्यता ओढ़ाते, ऐसा सब देख डर लगता है। गली गली में आयातित संस्कृति और ओढ़ाती स्कूलें शिशुओं का शैशव छीनती व्यवसायिक शिक्षा की, उनके इशारे से चलती दुकानें अपनी संस्कृति से नाता तोड़ निज देश से मुंह मोड़ जीन्स पहनाए शिशु, निज गोपनीय दर्शाती किशोरियां, हिप्पी बड़े तरुण, सास को झाड़ती पुत्र वधुएं, बाप को ऐंठते सुत, ऐसे ठेलम ठेल में जीते, ऐसा समाज देख डर लगने लगा है। धृतराष्ट्र बने नेता, गांधारी बनी पुलिस, न्यायालय में उपहासास्पद गीता, क्रंदन करता मुवक्किल, हड्डियों तक चूसते वकील, शासन के जुमले बने जज, राष्ट्र भर में फैली लिंचिंग, ये देख डर लगने लगा है। भारतीय छवि धूमिल करते, मूल इतिहास पर पर्दा डालते, बौद्ध जातक कथाओं से चुराई मनगढ़ंत किस्से कहानियाँ पढ़ाते सुनाते, पाठ्यक्रम निर्माण करते, सत्य को छिपाते, सत्ता बदलते ही इतिहास बदलते, विज्ञान और तर्क से रहते कतराते, धर्म और उसका धंधा खूब चलवाते, वह देख सब छल छदम जारी लगने लगा है। चैनलों में बड़बोले एंकर बड़बड़ाते खूब धौंस जमाते, अपने आकाशवादी के पेट भरते, करते गद्दारी अपने राष्ट्र से और करते अपने धंधे व जमीर से। यूं करते करते तिल का तार बनाते, मन की बात नेताओं की पर भुखमरों व बेरोजगारी को नेता ठेंगा दिखाते, सब्ज बात दिखाते, बाद में जुमला बताते, ऐसा देख डर लगने लगा है। राष्ट्र को गर्त में डालते कर्मधार, देश की साख गंवाते कर्जदार बनाते, बेचते देश के आम विभागों, सड़कों, रेल, विमान व बैंकों तक भी, और कर देते देश को पूरा बेहाल। बुद्ध के देश में बुद्ध की मूर्ति तोड़ बनवाए असंख्य मंदिर, देवी देवता, जिसमें धर्म धंधा चलाते भट्ट कुमार, नहीं बुझाते वहाँ कोई बेरोजगार। भ्रमित होती युवा पीढ़ी विदेशी फास्ट फूड और रोटियां ढूंढते किशोर, विचार शून्य जनमानस, देख भूले भारत की ऐसी आवश्यक सोच यह अब लगने लगा है। मेरी कविता का शीर्षक है मारा तार। मारा तार बहुत प्यारा, इथे देखने रा नजारा, ऊंचे पहाड़ डूंगिया नाला, करा माइक तेरा सहारा। मारा तार बहुत प्यारा, इथे देखने रा नजारा। स्वर्गवाल प्रधान राम कृष्ण जी, जो थे ये तीरे कारे अभारा, किनारी मेहनती साई थी, मारे मंदरा राव बिस्तारा। मारा तार बहुत प्यारा, इथे देखने रा नजारा। तारो जमड़ा देशी बोरी कुटिया, पावेरा धूना जगो दिन राती, धुनेरी भूत ले जाओ लोकी, कष्ट मिटो दुख हरो बोले बाबा। मारा तार बहुत प्यारा, इथे देखने रा नजारा। बावरी बावेला शल्ला पानी,
मारी पूजा खेलाओ पुजारी माखे चढ़ो रोज ताजा पानी तवे हो पूजा चढ़ो भोग पर सादा मारा तार बहुत प्यारा इथे दिखणी रा नजारा पारा सामना शिमला दिशुआ काली वाले जाकुरा नो खान जारा माल रोडा बांधे ब्रेट कबोद आओ तीना खेला गो शिमला कुफी चायल प्यारा मारा तारे बात प्यारा इथे देखणी रा नजारा हुंदा हनुमान मंदिर कुशाला साथी लागू कोजलेल बटनाना दुर्गा माता गांगन पैरी बसो पूरी करो से मनोरी आशा मारा तार बहुत प्यारा इथे देखने रा नजारा दूधाधारी माँ वैष्णो रा मंदिर बनोरे पेड़ोरी ठंडी छाया इति शली शली बागर चालो सेंचुरी एरिया तारव मारा मारा तारव बहुत प्यारा इथे देखने रा नजारा मुनुटी बेरा सोना नजारा हुंदा गोरखनाथ प्रेत नेची हिमली टपराला पारा पठ्योड भोग ब्लासा मावरी काला गाँव कोट गाँव भोग नाड़ी आंजी लोहाड़ा मारा तारब बहुत प्यारा इथे देखने रा नजारा शोगी बजारो रे अपने शान +2 मॉडल स्कूल एती रामान लाउड़ी बाबेरा एती सतान जो जाओ तेती ओ तीनारा कल्याण मारा तारब बहुत प्यारा इथे देखने रा नजारा शादी नवरात्रे लागो तारब मेला अष्टमी ध्याड़े राजा जुणगा चलाओ माखे चोला कंजगारा पूजन बांटो भोग पर सादा यसो राजेरी कोड़ जामाता मारा तारब बहुत प्यारा इथे देखने रा नजारा दूरा दूरा दिलो की आओ अपनी मानता से करी जाओ खेती नारी मानता जबे ओ पूरी करो भंडारे चलाओ चुनी बिंदी चूड़ी मारा तारब बहुत प्यारा इथे देखने रा नजारा मारी कृपा बहुत अपार ऊंचे टीबे पंदे बसी सरकार सभी खे खुला मारा दरबार तारा माँ तेरी जय जयकार तारा माँ तेरी जय जयकार माँ भरो सभी रे भंडार धन्यवाद सभी को मेरा प्रणाम। मेरी कविता का शीर्षक है पहाड़ और औरत। चूल्हे की तपन में रिश्तों का ताना बाना बुनती घुप अंधेरा खेत खलियान आसमान की चादर ओढ़े देवड़ी लांग टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजर चूल्हे से घासने का सफर तय करती बिना धूप छांव की फिक्र के बिना धूप छांव की फिक्र के नहीं जानती पहाड़ के उस पार का जीवन नहीं जानती पहाड़ के उस पार का जीवन जानती है बस इतना कि उसकी गाय उसकी बाट जो रही है। मन में उठता द्वंद गहराई में उतर रहा है भीतर बहुत भीतर वजूद की तलाश में बतियाती है वो रोज कुत्ते बिल्ली और खूंटे से बंधी गाय से जकड़ी है वो भी खूंटे सी समाज के बंधनों में चूल्हे चौके से 4 दिन की छुट्टी ले जाती है उसे पहाड़ के और करीब। इस दौरान दोनों खूब बतियाते हैं इस दौरान दोनों खूब बतियाते हैं गंगी नैनी जूरी लामण खूब गाते हैं। सब देखा है पहाड़ ने सब देखा है पहाड़ ने वो बचपन की चिड़िया वो सतरंगी सपने बुनते बुनते पीठ पर तिलटा लिए पहाड़ को लांघना उससे भी परे सखी किंकरी देवी का बेखौफ उसे बचाने के लिए खनन माफिया से भिड़ जाना।
सुरमी, नरजी, सती, चैंकी, ना जाने कितनी ही औरतों के सपनों को जलते देखा है पहाड़ ने मौन रहकर। सुनी है उसने अभी अभी खूनी पंजों में जकड़ी मासूम गुड़िया की पुकार। साथ ही गूंज रही है चीखें मानवीय वेदनाओं की, जो चढ़ रही है भेंट अक्सर विकास के नाम पर। सुर्खियां बटोर रहे हैं खूनी पंजे, सुर्खियां बटोर रहे हैं खूनी पंजे, रूह छलनी और लहू लुहान तन से और मन से भी। दर्द एक सा सदियों से, दर्द एक सा सदियों से और एक सा ही रहेगा सदियों तक। मगर है प्रश्न बाकी, मगर है प्रश्न बाकी कि क्या पहाड़ और औरत के वजूद का मौन है हल, कि क्या पहाड़ और औरत के वजूद का मौन है हल। धन्यवाद। उपस्थित आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी क्योंकि समय की कमी है और आभार व्यक्त करती हूँ मुझे भी समय देने के लिए। खामोश निगाहें आंखों में ज्यों आंसुओं का पर्दा है, पड़े अल्फाज जो उनके लकीरों से वो भी नजर आए, धुंधली यादें दूसरे रास्ते या तो फिर से मंजर आए। राहों की भीड़ देखकर मन का वहम टूट गया, एक हम ही नहीं यहाँ जिसने जख्म खाए। बुझ गई वो आग जो सीने में सुलग रही थी, आंसू जो बहने लगे बरसात आने से पहले। हम अपने मन में क्यों झूठी कयास लगाए बैठे हैं, बिखर ना जाए वो ख्वाब शब गुजरने से पहले। जिंदगी में अनसुलझे सवालात अभी बाकी हैं, साहिल पे ना पहुंच जाए हम कहीं होश आने से पहले। कविता का शीर्षक है बोलते हैं पहाड़। बहुत सारी कविताएं यहाँ पहाड़ पे पढ़ी गई और हम लोग सब पहाड़ से बिलोंग करते हैं, तो पहाड़ पे ही मैंने कविता लिखी है। अक्सर सुना है तुम्हें बोलते हुए, अक्सर सुना है तुम्हें बोलते हुए, धूप की फैलती लालिमा से, बर्फ की चमकती चांदी से, बादलों की बरसती बूंदों से। तुम्हारा भी एक परिवार है, तुम्हारा भी एक परिवार है, जिसमें बहती है बर्फीली नदियाँ, पसरे हैं घने वन, जिसमें चटकते हैं सुर्ख फूल। तुम बतियाते हो वन्य जीवों से, वन में रेंगते कीड़ों से, वन पे उड़ते पक्षियों से, वन की रंग बिरंगी तितलियों से। तुम समेटे हो अपने मन में, तुम समेटे हो अपने मन में उन गुफाओं को, उन पेड़ों को, उन फैलती जड़ों को जहाँ पनपती है जिंदगी। अक्सर देखा है रोते हुए तुम्हें, अक्सर देखा है रोते हुए तुम्हें, जब भरभरा कर टूट जाते हो, जब भरभरा कर टूट जाते हो और गड़गड़ा कर मिल जाते हो उफनती नदियों। देखा है तुम्हें सिकुड़ते ठिठुरते शीत की लंबी रातों में, या कांपते बर्फीली हवाओं से आंसू गिराते हो तुम जब काटे जाते हो जेसीबी की नुकीली तारों से। सुना है बोलते हुए तुम्हें चारावाओं की भेड़ बकरियों से, रास्ता भूले राहगीरों से, या उस यति से जिसे देखा ही नहीं किसी ने कभी। तुम निर्जीव नहीं सजीव हो, तुम भरपूर जीवन हो, जो जीता है, बोलता है, सोता है, जागता है और मिल जाता है धरा के आगोश में। त्योड़ियाँ अक्सर वो मेरे ललाट पर बनाए रहती है अपना घर, सुनाती रहती है वो खरी खरी, ना जाने किसकी लगी है नजर। बीबी भी शिकायत करती रहती, क्यों चढ़ी रहती त्योड़ियाँ अक्सर। फोटो भी चिढ़ाती रहती है, ऐसा है मुझ पर उनका असर। एक दिन एक बाबा मिला, एक दिन एक बाबा मिला, कहा मेहरबान है भोले शंकर, ललाट की रेखाएं शुभ है, ललाट की रेखाएं शुभ है, आएगी नहीं विपत्ति कोई भयंकर। धन्यवाद। की ओर जाते हुए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय एस आर धर्मोल जी से कि वे मंच पे आके एक बार हमें आशीर्वाद दें। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ सबका। बर्फ जैसे गिरती है चुपचाप, जीवन में ऐसे ही आ जाते हैं दर्द।
प्यार भी चुपके बस जाता है भीतर बिना आवाज किए। डहा और कुंठाएं भी कहाँ करती है शोर, जलती पिघलती रहती है भीतर ही भीतर। धन्यवाद।